हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई के फंक्शन के बारे में। आरबीआई के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो आरबीआई से रिलेटेड नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, देन आज की वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगी। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक बोथ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। शानदार वीडियो होगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज आज के इस वीडियो से बनेंगे। चलिए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। क्या कार्य होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के? दोस्तों, एक बात पहले आपको बता दूं कि जो आरबीआई है ना, भारतीय रिजर्व बैंक है ना, ये भारत सरकार की एजेंसी के फॉर्म में काम करता है। ये क्या होता है? एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यानी जो आरबीआई है ना, ये भारत सरकार की एजेंसी के फॉर्म में काम करता है। आरबीआई वर्क्स एज एन एजेंसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार की एजेंसी के रूप में ये काम करता है। इट मीन्स आरबीआई अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आरबीआई अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई एजेंसी है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसलिए आरबीआई अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आरबीआई जितने भी काम करेगी उन सभी कामों के लिए, मतलब आरबीआई द्वारा किए जाने वाले सभी कामों की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज लायबल फॉर ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करती है, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उत्तरदायी कौन है? जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी है? केंद्र सरकार की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही होगी, क्योंकि ये किसकी एजेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आरबीआई भारत सरकार की एजेंसी के रूप में काम करती है। ये अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और जितने भी काम आरबीआई करती है उन सभी कामों की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। चलिए बात करते हैं इसके पहले फंक्शन के बारे में। इसका पहला फंक्शन क्या है? नोट निर्गमन का एकाधिकार। नोट निर्गमन का एकाधिकार मीन्स मोनोपोली राइट फॉर इशूइंग करेंसी। मोनोपोली राइट फॉर इशूइंग करेंसी, यानी जितनी भी करेंसी है, इस करेंसी को इशू करने का एकाधिकार यानी मोनोपोली राइट है किसके पास? आरबीआई के पास। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो नोट निर्गमन का एकाधिकार है ना, मोनोपोली राइट फॉर इशूइंग करेंसी है ना, इसमें कुछ चीजें बहुत खास हैं। जैसे जो 1 रुपए का नोट है ना, 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, जिसको हम लोग पेपर करेंसी बोलते हैं, 1 रुपए का नोट और जितने भी क्वाइंस हैं, ये कोई भी क्वाइंस और 1 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व बैंक इशू नहीं करता है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपए का नोट और क्वाइंस इशू करने का राइट नहीं है, ये इशू नहीं करती है। ये 1 रुपए का नोट और ये जो क्वाइन है, ये भारत सरकार की एसेट होता है। ये क्या होता है? भारत सरकार की एसेट। इन्हें भारत सरकार की एसेट कहा जाता है। दैट मीन्स द 1 rupee note and all type of coins are the asset of
सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको इशू कौन करता है? भारत सरकार। यानी 1 रुपए का नोट और कॉइन इशू करने का राइट, इशू करने का अधिकार भारत सरकार को है। किसको है? भारत सरकार को। 1 रुपए के नोट पर सर साइन किसके होते हैं? 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, फिनांस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं? फिनांस सेक्रेटरी, यानी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। और ये जो क्वाइन होते हैं इन पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं होते। ऑल टाइप ऑफ क्वाइंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये जो क्वाइन होते हैं ये सारे के सारे क्वाइन भारत सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। क्वाइंस एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वाइंस एक्ट 1960 1000 रुपए तक का मैक्सिमम सिक्का बनाया जा सकता है। क्वाइंस एक्ट 1960 में ये लिखा हुआ है कि 1000 रुपए तक का मैक्सिमम सिक्का बनाया जा सकता है। और आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में 10,000 रुपए तक का पेपर करेंसी छापने का प्रोविजन दिया गया है। दैट मीन्स आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब आरबीआई मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। क्वाइंस एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग 1,000 रुपए तक का मैक्सिमम सिक्का इशू किया जा सकता है। भारत में जो नोट यानी पेपर जो करेंसी है ना, इस पेपर करेंसी को प्रिंट करने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कितनी प्रिंटिंग प्रेस है? 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। इनमें 2 प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और 2 प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के अंडर में है। 2 प्रिंटिंग प्रेस किसके अंडर में है? भारत सरकार के अंडर में है और 2 प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के अंडर में है। पहला प्रिंटिंग प्रेस है नासिक, यानी नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। यानी पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो नासिक महाराष्ट्र। नंबर 2 देवास और ये कहाँ है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तीसरा मैसूर और ये कहाँ है? कर्नाटक। और चौथा शाहबोनी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ये जो 2 है ना, ये भारत सरकार के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और ये जो 2 हैं ये आरबीआई के अंडर में है। किसके अंडर में है? आरबीआई के अंडर में। दैट मीन्स जितने भी ये करेंसी का इशू है, ये सारा का सारा करेंसी 1 रुपए का नोट और कॉइन, ये दोनों छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है वो सारी की सारी पेपर करेंसी इशू करने का मोनोपोली राइट है आरबीआई को। आरबीआई 1 रुपए का नोट नहीं इशू करता। 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? भारत सरकार। सिक्के कौन इशू करता है? भारत सरकार। ये भारत सरकार की संपत्ति होते हैं। 1 रुपए के नोट पे साइन किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है ना। क्वाइंस एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने रुपए तक का सिक्का बनाया जा सकता है? 1,000 रुपए तक। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने रुपए तक का नोट बनाया जा सकता है? 10,000 रुपए तक का नोट बनाया जा सकता है। जो पेपर करेंसी है उसको प्रिंट करने के लिए कितनी प्रिंटिंग प्रेस है? 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। और इन 4 प्रिंटिंग प्रेस में 2 प्रिंटिंग प्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और 2 प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के अंडर में है। पहला प्रिंटिंग प्रेस है नासिक महाराष्ट्र, देवास एमपी, थर्ड मैसूर कर्नाटक, शाहबोनी पश्चिम बंगाल। यानी ये जो 2 ऊपर वाले हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं और ये जो 2 हैं ये आरबीआई के अंडर में वर्क करते हैं। अगर हम अभी की बात करें, आज की बात करें, तो आरबीआई को पेपर करेंसी इशू करने का राइट है और आरबीआई पेपर करेंसी इशू भी करती है।
आरबीआई प्रेजेंट टाइम में 9 टाइप्स की पेपर करेंसी इशू करती है। कितने टाइप्स की? 9 टाइप्स की पेपर करेंसी इशू करती है। पहला 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट और 2000 रुपए का नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कुल मिलाकर के आरबीआई जो पेपर करेंसी इस समय प्रिंट कर रही है यानी इशू करती है, वो कितने टाइप्स के पेपर करेंसी मतलब पेपर कितने टाइप्स के प्रिंट करती है? 9 तरीके के नोट छापती है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक 9 टाइप्स के करेंसी को छापती है। और ये जितनी भी पेपर करेंसी होती है, इन सभी पेपर करेंसी पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब जितने भी ये पेपर करेंसी है साइंड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर इन पर गवर्नर आरबीआई के गवर्नर का साइन ना हो तो ये नोट मार्केट में नहीं चलेंगे। आरबीआई का गवर्नर जब इन पर साइन कर देता है ना तो ये प्रोमिसरी नोट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रतिज्ञा पत्र, हिंदी में कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र। यानी कि जितनी भी पेपर करेंसी ऐसी है जिस पर आरबीआई का गवर्नर साइन करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, जबकि कॉइन्स प्रोमिसरी नोट में काउंट नहीं होते। बात समझ में आ गई? यानी जितनी भी पेपर करेंसी आरबीआई इशू करती है और आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, वो सारी की सारी पेपर करेंसी प्रोमिसरी नोट में आती है, जबकि कॉइन्स प्रोमिसरी नोट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये पहला काम हो गया, पहला फंक्शन हो गया नोट निर्गमन यानी मोनोपोली राइट फॉर इशूइंग करेंसी। तो करेंसी इशू करने का ये सारा का सारा प्रोविजन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट को देखिए जल्दी से। सेकेंड पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है। आरबीआई का जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इन सारी कॉमर्शियल बैंक्स को भी गाइड करना, इनके लिए पॉलिसीज बनाना, इनको मैनेज करना, इनकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करना, ये सब कुछ आरबीआई के फंक्शन में ही आता है। अब देखिए सेकेंड फंक्शन और सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? साख नियंत्रण का अधिकार, साख नियंत्रण का कार्य, साख नियंत्रण का कार्य यानी वर्क्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल। अब ये जो आरबीआई है ना, ये क्रेडिट को कंट्रोल भी करती है। कैसे कंट्रोल करती है? बाय द मॉनिटरी पॉलिसी, बाय द मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीतियों द्वारा, मौद्रिक नीतियों द्वारा यह क्या करती है? साख नियंत्रण का कार्य करती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। और मौद्रिक नीतियों के बारे में हम लोग अपने फाइनेंशियल मार्केट के फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अगर मौद्रिक नीतियों से अवगत नहीं हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। थर्ड जो हमारा फंक्शन होगा, थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, वो थर्ड फंक्शन क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक यानी वर्क्स एज ए गार्जियन, वर्क्स एज ए गार्जियन, वर्क्स एज ए गार्जियन ऑफ फॉरेक्स यानी जितना भी विदेशी मुद्रा है, जैसे यूरो, जैसे डॉलर, जैसे पौंड, जितनी भी ये विदेशी मुद्रा है यानी फॉरेन जितनी भी मनी है, इन सभी मनी को ठीक से कंट्रोल करना और इनका भंडारण करना, इनके लिए एज अ गार्जियन वर्क करता है, एज अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी वर्क करता है। ठीक है। नंबर 4, इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंकर का कार्य, सरकार के बैंकर का कार्य, वर्क्स
एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज, इन सारी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज को गवर्नमेंट के माध्यम से रिसीव करके और उनको प्लानिंग करके बनाना, मतलब पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज को फ्रेम करना और उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है? किसका काम है? आरबीआई का। मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में कार्य करती है, यानी भारत सरकार का ये एक बैंकर होता है और ये पूरा का पूरा जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उस पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय समावेशन का कार्य करना। वित्तीय समावेशन का कार्य, वित्तीय समावेशन का कार्य वर्क्स एज ए फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। क्या होता है वित्तीय समावेशन? ये जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? देखिए बेटा, एक तरफ क्या है? पब्लिक और एक तरफ क्या है? बैंक। अगर आज के हम 10 साल पहले की बात करें तो हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैंकों के प्रति जागरूक नहीं थे, उनके बैंक में अकाउंट्स नहीं थे, बैंकों से लोग डरते थे। तो जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है वित्तीय समावेशन का, यानी जनता और बैंक के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को समाप्त करना। दैट मीन्स द गैप बिटवीन द पब्लिक एंड बैंक रिमूव्ड बाय द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इट मीन्स जो जनता और बैंक के बीच का गैप था, इस गैप को समाप्त करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वित्तीय समावेशन के रूप में बहुत ज्यादा काम हुआ, यानी बैंकों का विकास हुआ, बैंकों का डेवलपमेंट हुआ और जहां पर भी 2000 की आबादी थी उन सभी जगहों पर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई। आफ्टर दैट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मैक्सिमम से मैक्सिमम कह सकते हैं 95% लोगों के बैंक अकाउंट 0 रुपीज से ओपन किए गए और जिसमें एटीएम कार्ड की सुविधा भी दी गई, मतलब रुपए कार्ड अलॉट किया गया। जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे उन सारे अकाउंट होल्डर्स को 0 रुपीज पर अकाउंट ओपन कराने की फैसिलिटी विद डेबिट कार्ड दी गई और उनको डेबिट कार्ड के फॉर्म में रुपए कार्ड भी इशू किया गया, जिससे भारत में मैक्सिमम लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंच गई। लोग बैंकिंग सुविधा को जान गए और बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने लगे। यानी पब्लिक और बैंक के बीच में ये जो गैप था, इस गैप को समाप्त कर दिया गया। पब्लिक और बैंक के बीच के इस गैप को समाप्त करने की प्रक्रिया, रिमूव करने की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। राइट? बात समझ गए? यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम किसका है? आरबीआई का। इसके बाद अगला काम क्या आता है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑन बैंक्स। कंट्रोल ऑन बैंक्स यानी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं, इन सारी कॉमर्शियल बैंक को मैनेज करना और इनको कंट्रोल करना, ये सारा का सारा काम किसका है? आरबीआई का। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, इन सभी पॉलिसीज को फ्रेम करती है, इन सभी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती हैं और जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इन कॉमर्शियल बैंक्स के मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, इन दोनों में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, अगला क्या काम है? जितनी भी बैंक्स हैं, इन सभी बैंकों को लाइसेंस देना, यानी प्रोवाइड लाइसेंस टू बैंक्स,
यानी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं इन सभी कॉमर्शियल बैंक को लाइसेंस देने का काम किसका है? आरबीआई का। यानी आरबीआई अगर बैंकों को लाइसेंस नहीं देगा तो बैंकें ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, यानी बैंकें एग्जिस्टेंस में नहीं रह पाएंगी। तो आरबीआई जितनी भी कॉमर्शियल बैंकें हैं इन सभी कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करता है और लाइसेंस देने के बाद ये रजिस्टर्ड बैंक आरबीआई से हो जाती है। फिर आरबीआई अपनी सारी की सारी गाइडलाइन इन बैंकों को प्रोवाइड करती है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो भी फ्रेम करती है वो इन कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई को मिलते हैं और आरबीआई अपनी कॉमर्शियल बैंक को वही स्कीम दे देती है जो कि पब्लिक तक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जानी होती है। इसीलिए तो कहा ना कि भारत सरकार के बैंकर का काम, यानी भारत सरकार द्वारा बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स पब्लिक तक पहुंचनी है वो थ्रू आरबीआई वाया कॉमर्शियल बैंक पब्लिक तक पहुंच जाती है। इसलिए इसको कहा कि सरकार के बैंकर का काम करता है। और यहां पर लास्ट में मैंने क्या बताया कि लाइसेंस देने का काम आरबीआई का होता है। तो आरबीआई का पहला काम क्या था? नोट निर्गमन का एकाधिकार, यानी मोनोपोली राइट फॉर इशूइंग करेंसी। दूसरा काम क्या था? साख नियंत्रण का कार्य, यानी वर्क्स एज क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट, वर्क्स एज ए गार्जियन ऑफ फॉरेक्स। नेक्स्ट, वर्क्स एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वर्क्स एज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन का कार्य। नेक्स्ट, बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना, यानी प्रोवाइड लाइसेंस टू द कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, बैंकों के प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य, वर्क्स एज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोलर ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज आरबीआई के महत्वपूर्ण फंक्शन समझ में आ गए होंगे और बहुत सारे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आरबीआई से रिलेटेड आज सभी क्वेरीज मिल गई होंगी, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अब तक समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो से आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आरबीआई से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू डायरेक्ट मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस आरबीआई से रिलेटेड और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके पहले के वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको आज का वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। आशा करता हूं कि आज की सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत ही शीघ्र नई वीडियो के साथ आपसे वार्ता करूंगा और अब मेरा इस बैंकिंग सेक्टर में अगला जो टॉपिक होगा वो होगा IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही सेक्टर्स के लिए। अगली वार्ता मेरी आपसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर अतिशीघ्र होगी। आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। मैक्सिमम दोस्तों तक इन वीडियोस को साझा कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का फायदा उठा सकें। नमस्कार।